तो सबसे पहले देख लेते हैं कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो कि आपके मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क, तो आप लोग सिंपल बोलोगे कि यूज टू स्टोर द मल्टीपल ऑब्जेक्ट। ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए ही कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज होता है। यहाँ पे आपको रेडीमेड आर्किटेक्चर्स मिल जाएंगे प्लस सेट ऑफ कलेक्शन होते हैं जो कि क्लास और इंटरफेस का होता है, ठीक है। ये एक तरह का फ्रेमवर्क होता है जो कि कॉम्बिनेशन होता है क्लास और इंटरफेस के। इन दोनों कॉम्बिनेशन से आपका बनता है कलेक्शन फ्रेमवर्क, जो कि यूज होता है आपके डेटा को स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए यूज होता है। वो कहलाता है हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये सिंपल है। आपको अगर आप पूछते हैं तो आप सिंपल वन लाइन में बोल दोगे कि इट इज यूज टू स्टोर अ मल्टीपल ऑब्जेक्ट, या फिर ये भी आप बोल सकते हो इट इज यूज टू स्टोर एंड मैनेज द डाटा इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी बोल सकते हो जो भी आपको याद हो उस समय, ठीक है। या फिर ये भी बोल सकते हो कलेक्शन फ्रेमवर्क इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्लासेस एंड इंटरफेस। इतना ही बोल दोगे तो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से क्या डिफरेंस है कलेक्शंस और एरे में, ये क्वेश्चन कॉमन है, जरूर पूछता है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मैंने लिखी हुई है। जो एरे होता है वो सिमिलर डेटा को, मल्टीपल वैल्यूज होते हैं उनको वो स्टोर करता है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करता है। लेकिन जो हमारा कलेक्शन होता है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट की जो एरे की साइज होती है वो फिक्स्ड होती है, लेकिन कलेक्शन में एरे की साइज फिक्स्ड नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, आप उसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद से जो आपका एरे होता है वो होमोजीनियस वैल्यू को स्टोर करता है, यानी कि एक जैसे जो वैल्यू होंगे सिर्फ उन्हीं को स्टोर करेगा। ये जो हमारा कलेक्शन होता है वो होमोजीनियस और हेक्टरो दोनों को स्टोर करता है। इसका जो एरे होता है वो प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा को स्टोर करता है, लेकिन जो कलेक्शन होता है वो हमारा होल्ड करता है ऑब्जेक्ट को, सिर्फ ऑब्जेक्ट को ही होल्ड करता है, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंस है जो कि एरे और कलेक्शन में है। इसके बाद से देख लेते हैं कि कलेक्शन के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। कलेक्शन फ्रेमवर्क के कुछ इंटरफेस होते हैं। पहला आपका कलेक्शन इंटरफेस, दूसरा आपका लिस्ट इंटरफेस, तीसरा आपका सेट इंटरफेस, फोर्थ है आपका क्यू एंड फिफ्थ है आपका मैप इंटरफेस, ठीक है। जो हमारा कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है वो हेल्प करता है सिंगल एंटिटी बनाने के लिए। और जो लिस्ट होता है, अगर हम ऐसा कनेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को स्टोर करना चाहते हैं, उसके लिए हम लिस्ट इंटरफेस का यूज़ करते हैं। और अगर हम ऐसा कलेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें सिर्फ यूनिक ऑब्जेक्ट स्टोर हों, तो उसके लिए हम सेट इंटरफेस का यूज़ करते हैं। और अगर हम लीफो एंड फीफो मेथड पर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्यू इंटरफेस का यूज़ करते हैं। और जो हमारा मैप इंटरफेस होता है, अगर हम ऐसा कलेक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें हम डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं, साथ में क्या करते हैं हम यूनिकनेस ऑब्जेक्ट को भी मेंटेन करते हैं, उसके लिए हम मैप इंटरफेस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टोटल ओवरऑल हो गया कलेक्शन फ्रेमवर्क। ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, उतने ही बता रही जितने आपको इंटरव्यू में बताना है, ज़्यादा डीपली में नहीं बताना है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका जेडीबीसी। तो आपका ये जेडीबीसी क्या होता है वो आप देख लो। जेडीबीसी एक तरह का आपका एपीआई होता है। एपीआई का फुल फॉर्म होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, ठीक है। तो जो जेडीबीसी होता है एक तरह का कम्युनिकेशन पाथ होता है, कह सकते हो आप कि जेडीबीसी क्या करेगा कि हेल्प करता है कि आपकी जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेट करवाने का हेल्प करता है, वही कहलाता है आपका जेडीबीसी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज अ जेडीबीसी फ्रेमवर्क, तो आप सिंपल कहोगे जेडीबीसी इज ए एपीआई विच इज यूज टू कनेक्ट द जावा एप्लीकेशन विथ डाटाबेस। डाटाबेस और जावा एप्लीकेशन को एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं जेडीबीसी को। जेडीबीसी के कुछ ड्राइवर होते हैं, टाइप ऑफ जेडीबीसी ड्राइवर। तो टोटल 4 होते हैं। पहला होता है टाइप 1 ड्राइवर जिसको हम जेडीबीसी ओडीबीसी ब्रिज ड्राइवर कहते हैं। सेकेंड हमारा होता है टाइप 2 ड्राइवर जिसको नेटिव एपीआई पार्टली ड्राइवर जावा ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। तो वो आपका टाइप 2 होता है। टाइप 3 जो होता है वो नेटवर्क प्रोटोकॉल ड्राइवर होता है। और टाइप 4 जो होता है वो आपका होता है थिन ड्राइवर। लेकिन आज की डेट में सिर्फ टाइप 4 ड्राइवर यानी कि थिन ड्राइवर ही यूज होता है। बाकी के जो ऊपर 3 ड्राइवर्स हैं यानी टाइप 1 टाइप 2 एंड टाइप 3 वो आज की डेट में यूज नहीं होता है। इसके बाद देख लेते हैं कि आपको जब आप इस पर काम करोगे तो उसके लिए आपको इसमें कुछ कॉमन स्टेप्स होते हैं। जब जेडीबीसी पे आप काम करते हो, यानी कि जो भी आपका जावा एप्लीकेशन है उसको आप जब डाटाबेस से कम्युनिकेट करवाते हो तो उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि फॉलो करने होते हैं। पहला होता है कि आपको लोड एंड रजिस्टर करना होता है ड्राइवर को। आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा कि आपको लोड एंड रजिस्टर करना होगा ड्राइवर को।
दूसरे में क्या होता है कि आपको कनेक्शन क्रिएट करना होता है। तीसरा क्या करना होता है कि आपको क्रिएट करना होता है एसक्यूएल स्टेटमेंट। चौथा क्या है कि जब आपका एसक्यूएल स्टेटमेंट बन जाएगा तो उस एसक्यूएल स्टेटमेंट को आपको एग्जीक्यूट करवाना है। और फिफ्थ आपका क्या होता है कि आपको कलेक्शन जो भी आपने कनेक्शन बनाया है उसको क्लोज कर देना होता है। तो ये टोटल आपके 5 स्टेप होते हैं जब आप जावा एप्लीकेशन और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेट करोगे, तो ये 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। उसके बाद से आपके क्वेश्चन आएंगे कि नेम ऑफ माईस्क्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर। जेडीबीसी माईस्क्यूएल जेडीबीसी ड्राइवर का क्या नाम है? तो उसका नाम ड्राइवर है। लेकिन ओरेकल जेडीबीसी ड्राइवर का नाम बात करें तो उसका ओरेकल ड्राइवर नाम होगा। उसके बाद जो पैकेज की बात करें कि ओरेकल ड्राइवर का पैकेज का नाम क्या है, तो इसके पैकेज का नाम होता है oracle.jdbc.driver.oracle ड्राइवर। ये आपके पैकेज का नाम होता है। उसके बाद अगर माईस्क्यूएल के पैकेज की बात करें तो उस पैकेज का नाम होता है com.mysql.jdbc.driver। तो ये आपका जेडीबीसी का हो गया। ठीक है, जेडीबीसी में इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं आएंगे। जितना मैंने बताया सिर्फ जेडीबीसी से इतने ही क्वेश्चंस आएंगे। उसके बाद से है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जो कि रन टाइम में एरर को हैंडल करने का काम करता है। ये हमारा कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शन हैंडलिंग को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा है अनचेक्ड एक्सेप्शन और तीसरा आपका एरर। ठीक है, चेक्ड एक्सेप्शन जो होता है वो कंपाइलर, उसके लिए कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होता है और वो आपका चेक करता है कंपाइल टाइम पे। आपका है जो भी चेक एक्सेप्शन होता है वो कंपाइल टाइम पे होता है और जो भी इसमें एरर अकर होता है वो रन टाइम पे होता है। ठीक है, तो चेक्ड एक्सेप्शन में आपको ये 3 पॉइंट बताने होंगे कि जो आपका चेक्ड एक्सेप्शन होता है उसके लिए कंपाइलर रिस्पॉन्सिबल होता है और चेक्ड इन कंपाइल टाइम। एंड थर्ड पॉइंट होगा कि एक्सेप्शन अकर इन अ रन टाइम। उसका अनचेक्ड की बात करें तो अनचेक्ड के लिए जेवीएम रिस्पॉन्सिबल होता है और ये आपका चेक होता है रन टाइम में और जो इसका एक्सेप्शन अकर होता है वो आपका रन टाइम में होता है। ठीक है, और जो यहाँ पे एरर होता है वो एरर क्लास जो होते हैं वो हैंडल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 जो हैं, ये 3 टाइप्स है आपके जो कि एक्सेप्शन हैंडलिंग के हैं। इसके बाद से है आपका कि जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होते हैं उसके टोटल 5 कीवर्ड होते हैं जो कि आपकी जावा में होते हैं। ठीक है, तो आपके 5 कीवर्ड्स क्या क्या हैं? तो ट्राई, कैच, थ्रोस एंड फाइनली। ये टोटल आपके 5 कीवर्ड्स हैं। इनका क्या काम है, कैसे काम है, ये अलग है क्योंकि बहुत डिटेल में आपको जानना पड़ेगा। बट यहाँ पर सिंपल मैं आपको बता रही हूँ इंटरव्यू के पर्पज से कि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछा जाए कि जो आपके एक्सेप्शन हैंडलिंग में जो कीवर्ड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो आप बताओगे टोटल 5 कीवर्ड्स होते हैं जिसमें ट्राई, कैच, थ्रोस एंड फाइनली, ये आपके टोटल 5 कीवर्ड्स होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग कंप्लीट। ठीक है, तो जावा से जितने भी क्वेश्चन आपके आते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपके कंप्लीट हो गए। तो आज की वीडियो में इतना ही है, सारी चीज़ें मैंने कवर कर दी है। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।